किडनी की बीमारी लगातार फैल रही है। कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी खराब होना शुरू हो गई है? हम तो पारस हॉस्पिटल में भी रहे हैं, वहाँ पर भी आपने किया है, कई सारे किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस आपने किए। वहाँ पर के बारे में क्या, ट्रांसप्लांट में कोई खतरा होता है? वक्त गुलशन पे पड़ा तो हमने अपना खून दिया, चमन में बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, हम आपको बता दें कि हालिया सर्वे रिपोर्ट में एक डरावने वाला और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मालूम चला है कि 2040 तक मौत का सबसे बड़ा कारण बन सकता है किडनी की बीमारी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मौत का 5वां बड़ा कारण बन सकता है किडनी रोग। तो ऐसे में अब आपके कई सारे सवाल होंगे, तो आइए फिर बिना देरी के इन तमाम सवालों का सीधा जवाब जानते हैं बिहार के जाने माने डॉक्टर, बड़े डॉक्टर अजय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तुमको भी शुक्रिया कि मेरा इंटरव्यू लिया इस विषय पर। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि किडनी की बीमारी लगातार फैल रही है। कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी खराब होना शुरू हो गई है? ऐसा है कि किडनी की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और दो चीज़ें हैं, एक तो बीमारी बढ़ रही है और दूसरा इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों मिलकर के किडनी की बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। उसका कारण है हवा, पानी और भोजन। हवा, पानी और भोजन। वातावरण में इतना दूषित है वातावरण, इतने ज़्यादा मतलब जहरीला वातावरण है कि जो सांस भी हम लेते हैं ना, उसमें जो जहर जाता है और खून में घुलता है, अल्टीमेटली निकलता कहाँ से है भाई? शरीर से निकलने के लिए या तो पेशाब के थ्रू निकलेगा, या मूत्र के थ्रू निकलेगा, ये पखाने के थ्रू निकलेगा, या पसीने में निकलेगा, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा और वहाँ से फिर निकलने की कोशिश करेगा। तो यदि पोल्यूशन है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, इतना दमा का मरीज बढ़ रहा है। और उसी की तरह से किडनी को, लीवर को करता है अफेक्ट, और किडनी को भी करता है इफेक्ट, और समझो कि हर अंग को करता है। पानी, इतना दूषित पानी है, या आर्सेनिक वगैरह पानी में आता है। कई तरह के ये केमिकल्स पानी के अंदर रहते हैं जो कि किडनी को डैमेज करते हैं। भोजन, आज का भोजन, यदि आप अपने खेत में उगाए हुए ऑर्गेनिक भोजन का, या जो हैं ऐसा करने वाले, उनसे नहीं खाते हैं, तो हम मान के चलिए कि आप हर भोजन प्रदूषित है, और ऐसे ऐसे केमिकल उसमें मिले हुए हैं जो किडनी को तो धड़ाधड़ डैमेज करेंगे और अंगों को करते ही करते, धड़ाधड़। अब तरबूजा खाती हो? हाँ। अभी हाल में मैं जा रहा था अपने फार्म पर, तरबूजा ट्रक से गिराया हुआ था, और धाए देखे 3-4 आदमी सुइया मार रहा था तरबूजे में। आपने देखा? अरे भाई, वो क्या नाम है, वो कनपा पुल पर। अच्छा। वहाँ पर तो आम खाओ तो उसको अलग सुइया, चाहे कार्बाइड दे करके, कोई भी फल खाओ। अब ये जो चमकीला सेव खाती हो, और वो जो बाहर से आता है, उसके ऊपर वैक्स होता है जो चमकाया जाता है, क्या चमक। तो जब तक उसको बढ़िया से गर्म पानी में धो करके वैक्स हटाइए नहीं, तो उस तरह का चीज़ जाएगा। और तरह तरह का आजकल दूध क्या है, आर्टिफिशियल मिल्क रोज़ पकड़ाते हैं लोग। हम बड़ा शुद्ध दूध पी रहे हैं, हमारा मालूम है कि यूरिया, साबुन और क्या क्या मिला के दूध बना देता है, पनीर बना देता है। आप सर, किडनी और सब्जियां जितनी हैं, अब कद्दू में सुई दे देगा तो इतना बड़ा कद्दू 3 दिन में लटक करके इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं सब
किडनी पर असर करती है और किडनी खराब होता है। तो सिम्टम्स कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा कि किडनी खराब होना शुरू हो गई? शुरू में तो बहुत सा ये है कि भूख नहीं लगेगा, खाने की रुचि खत्म हो जाएगी, वेट घट जाएगा, उसके बाद वॉमिटिंग होती रहेगी। ज़्यादातर लोगों को खाना देख के वॉमिटिंग और खाने के बाद वॉमिटिंग, और कोई चीज़ में रुचि नहीं है, शरीर दुबला होता जा रहा है। कुछ लोगों को पेशाबे इतना ज़्यादा होने लगता है, तब लगता है कि कोई गड़बड़ी है। जब जांच किया जाता है तो मालूम होता है कि क्रिएटिनिन एकदम ऊपर भागा हुआ है, किडनी इनका बैठ गया। और जब तक 80% किडनी डैमेज नहीं होगा तब तक क्रिएटिनिन ऊपर नहीं जाएगा। नॉर्मल रहेगा क्रिएटिनिन, यदि 80% किडनी में डैमेज हो गया, 20% बचा हुआ है। तो जहाँ क्रिएटिनिन बढ़ा, इसका मतलब है कि 80% किडनी डैमेज हुआ, वही बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो मालूम होता है क्रिएटिनिन घट में नहीं करेगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा, तब डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि शरीर का जितनी भी गंदगी है, किडनी मन आर्टिफिशियल किडनी उसको कहो, बाहर में जो है वो साफ करके ब्लड को फिर शरीर के अंदर डालता है, और उसको कहते हैं डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। ब्लड के थ्रू या पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, उससे होता है कंटिन्यूअस सफाई का काम वो करते हैं। लेकिन आपके शरीर का किडनी ख़त्म हो चुका है, इसलिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग किडनी ट्रांसप्लांट वाला ऑप्शन कब बताते हैं लोगों को? वेल, देखो, जब किडनी बहुत ऐसा डैमेज हो गया कि उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो ठीक उसी टाइम में आप मरीज को सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, हम डायलिसिस शुरू करते हैं, लेकिन अब आप किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए, खोजिए कोई डोनर, या कुछ तो बहुत लोग क्या करते हैं, उनको डोनर रहता है परिवार में ही, तो वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई छोड़िए, अब हम कहाँ डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस कराने पर बहुत दिन तक डायलिसिस यदि कराते हैं तो शरीर धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं भाई। हफ्ता में 2 दिन हमारे यहाँ देखो ऊपर जाके डायलिसिस हो रहा है, अब मरीज वॉश आउट हो जाता है, उसकी कमज़ोर हो जाता है, तो उससे बढ़िया डायलिसिस करा के ये ट्रांसप्लांट करा ले। लालू जी ने बहुत चालाकी की थी। जब उनको मालूम हुआ कि हमारा किडनी खराब हो गया है, एकदम डायलिसिस नहीं कराया उन्होंने। बिटिया उधर तैयार हुई, और सिंगापुर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर डायलिसिस है, फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ, तो फटाक किडनी ट्रांसप्लांट फटाक से गए, ट्रांसप्लांट करा लिया, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो या तो आप डायलिसिस पर चलिए, क्रोनिक डायलिसिस, या इसी बीच में ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो ये दोनों ऑप्शंस आदमी को रहता है। लेकिन आप लोग एडवाइस करते हैं ज़्यादातर कि आप लोग डायलिसिस ना करा के किडनी ट्रांसप्लांट हाँ कराएं, लेकिन इसमें समस्या है ना, समस्या है इसमें, बहुत बड़ा वेटिंग लिस्ट है। अभी मैं फिगर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना किडनी अवेलेबल है उससे 10 गुना से ज़्यादा पेशेंट वेटिंग लिस्ट में है, तो उनको तो डायलिसिस कराना ही ना पड़ेगा। यानी कि डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। अब जब तक वो डायलिसिस ट्रांसप्लांट नहीं होता है तो बेचारे को कोई ऑप्शन नहीं है, डायलिसिस पर रहेगा। अच्छा, आप तो पारस हॉस्पिटल में भी रहे हैं, वहाँ पर भी आपने किया है, कई सारे किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस आपने किए, वहाँ पर के बारे में क्या कहिएगा? मैं एक बात बताऊँ तो पहले थोड़ा सा हल्का सा बिहार में किडनी ट्रांसप्लांट का इतिहास बताना चाहता हूँ। शुरू में ये हमको लगता है 90 के दशक में यहाँ पर अवैध ट्रांसप्लांट शुरू हुआ। अवैध? हाँ, एक अस्पताल खुला है यहाँ, वहाँ बॉम्बे से डॉक्टर, मरीज, डोनर, एनेस्थेटिस्ट, तो पूरी टीम आती थी, और वो ज़्यादातर विदेशी मरीज होते थे जिनके देसी खरीदे हुए डोनर होते थे, और उनको लेके लोग ऑपरेशन कराते थे, और 2-3 दिन में मरीज थोड़ा चंगा हुआ तो पूरा का पूरा वैसे ही उठा करके फिर बॉम्बे चले जाते थे। तो इसकी भनक यहाँ लोगों को पड़ गई, अखबारों में निकला, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला, और हंगामा हुआ, पुलिस पीछे पड़ी, तब से वो आना बंद हो गया।
फिर मेरे दोस्त हैं डॉक्टर रणबीर सिंह, वो CMC वेलोर के ट्रेंड हैं, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कोशिश किया कि ट्रांसप्लांट शुरू करें। शुरू में कुछ ट्रांसप्लांट किया भी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सफलता इसलिए नहीं मिली कि वो टीम नहीं बना सके, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं मिला। लेकिन उन्होंने एक शुरुआत कर दी। ये किस साल की बात होगी? हमको लगता है कि 2005-06 वगैरह होगा उसी समय। फिर उसके बाद बहुत दिन तक मामला ये रहा, तब तक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उन लोगों ने शुरू किया। बाहर से, दिल्ली से आते थे सर्जन, वो मदद करते थे, नेफ्रोलॉजिस्ट और ये ट्रांसप्लांट सर्जन, और इन्होंने शुरू किया। बाद में ये लोग खुद करना शुरू किए। इसी बीच में रूबन हॉस्पिटल में मेरे मित्र हैं अनंत कुमार, इंटरनेशनली एक्लेम्ड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन, मैक्स हॉस्पिटल में, वो भी आने लगे रूबन हॉस्पिटल में। उन्होंने वहाँ का ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू कराया। इसी बीच में नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, वो चाहते थे कि और ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो अपने बिहार में। तो डॉक्टर महेश देसाई, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूरोलॉजिस्ट हैं, वर्सेटाइल, यूरोलॉजी की हर विधा के माहिर, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एसोसिएशन नहीं है वर्ल्ड का यूरोलॉजी का जिसके वो प्रेसिडेंट न रहे हों। वो पटना आए, नीतीश जी के यहाँ मैं ले गया उनको, और उन्होंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब बिहार में ट्रांसप्लांट आप मदद करिए और शुरू करने के लिए। और मंगल पांडे जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। तो हमने देखा कि चलो हमारे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, तो हमने कहा कि सर देखते हैं, कहीं पर हम अटैच्ड होते हैं। महेश देसाई को हमने कहा कि बड़े भाई तब आपसे मदद लेंगे। बोले कि एनी टाइम। इसी बीच में पारस वाले को भी खुजली होने लगी कि IGIMS में हो रहा, रूबन में हो रहा, हम भी ट्रांसप्लांट करेंगे। अब इनको कोई ट्रांसप्लांट सर्जन बहुत दिनों तक परेशान रहे, इनको ट्रांसप्लांट प्रोग्राम इनका शुरू ही नहीं होता था। डॉक्टर अब्दुल हई साहब जो हमारे गुरु हैं, वो भी चिंतित थे कि भाई इस अस्पताल में होना चाहिए। उसको पता था कि मैं इसमें ट्रेंड हूँ, मैंने नाडियाड में शुरू में इंग्लैंड से आने के बाद ट्रेनिंग ली थी। तो उसने खबर किया कि किसी भी तरह से डॉक्टर अजय कुमार को लाओ, वही ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करा सकते हैं। तलत हलीम हमारे मित्र हैं, वो उस समय यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वो हमारे पीछे लग गए। रोज़ आके सवेरे चाय पीना, बॉस क्या कर रहे हैं आइए। तो बहुत परसुएड किया। हाई साहब ने एक दिन एक सभा में हमारा हाथ पकड़ के कहा क्या अजय तुम यहाँ ट्रांसप्लांट नहीं शुरू। मैं बहुत व्यस्त रहता था और इतने ज़्यादा मेरे कमिटमेंट थे। तो हमने कहा ठीक है सर, अब आप कहते हैं तो मैं यहाँ करूँगा ट्रांसप्लांट। उन लोगों ने कहा कि पैसे की चिंता नहीं है। एक्चुअली वो लोग हमको काफ़ी बड़ा ऑफर दे रहे थे कि इतना पैसा में। बड़ा ऑफर? हाँ, मैंने ज़्यादा ऑफर। हमको लगा कि बहुत है, 12 लाख रुपया कह रहे थे महीना देंगे। हम कहेंगे इतना पैसा 12 लाख महीना? हाँ, हम इतना पैसा हम क्या करेंगे भाई। और फिर हमने सोचा कि लोग शुरू में तो 12 लाख 14 लाख बोल देंगे, और जब हो जाएगा तो फिर कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब। तो हमने कहा इतना पैसा की हमको ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी। 6 लाख रुपया हमने कहा कि हमको दो, तो हम इस प्रोग्राम को चालू करते हैं। तो खैर हमने चालू टीम बनाया, मुरली भाई पटेल हॉस्पिटल को खबर किया कि अब हम तैयार हैं, आप हमको मदद कीजिए। डॉक्टर महेश देसाई ने कहा मैं पूरी टीम लेके आऊँगा शुरू कराने के लिए और आप लोगों को इस्टेब्लिश करूँगा। पैसे की बात हुई तो बोले कि 1 रुपया नहीं लूँगा, पूरी 1 रुपया नहीं? 1 रुपया नहीं लूँगा, पूरी टीम आएगी, मैं अपना भाड़ा भी दूंगा क्योंकि उनका ट्रस्ट है। हमने कहा कम से कम भाड़ा तो पारस को देने दीजिए। और यहाँ लोकल हॉस्पिटलिटी, तो हम लोग उनको सिर्फ लोकल हॉस्पिटलिटी आने जाने का एयर फेयर देते थे और कुछ नहीं। पहली बार 12 लोग आए थे। महेश देसाई, उनके साथ 3 सर्जन, उनके साथ उनके जो नेफ्रोलॉजी के चीफ डॉक्टर राजापुरकर, वर्ल्ड में फेमस, वो साथ में आए, जिनके साथ हम ये वो करते रहे हैं ट्रांसप्लांट। उसका पूरा थिएटर स्टाफ आया, एनेस्थेटिस्ट आए, सब आए और सामान भी लेके आए कि कहीं कुछ घट घुट जाए तो गड़बड़ी। 2 ट्रांसप्लांट किया, बहुत सक्सेसफुल रहा। काफ़ी यहाँ हंगामा हुआ, गाजा बाजा बहुत हुआ।
पंडित मौलवी सरदार जी सिख ये क्रिश्चियन गुरु लोगों को बुला के मंत्रोच्चार वगैरह कराया गया। तो बड़े ताम झाम से शुरू किया हमने, हम भी 7वें आसमान पर थे। उसके बाद हम लोग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चल निकला, धीरे धीरे हम लोग करते रहे और उनकी संख्या घटती गई। जैसे जैसे मेरी टीम सीखती गई वैसे वैसे उन लोग की संख्या घटती गई। बाद में 2 आदमी आते थे, क्योंकि हम लोग लेप्रोस्कोपी विधि से करते थे तो 2 ही आदमी आते थे, और एक सिखाता था लेप्रोस्कोपी, दूसरा मदद करता था दूसरे साइड में। तो इस तरह से हमने बहुत तरह के ट्रांसप्लांट किए, 64 ट्रांसप्लांट। उसी बीच में यानी कि 64 ट्रांसप्लांट जी। उसी बीच में कोविड आ गया। हाँ हाँ। कोविड के समय में भी बहुत बचा के कुछ दिन नहीं रखा जब ये था, लेकिन जहाँ ठीक होने लगा हम करने लगे, 64 ट्रांसप्लांट कर दिया। हमारी टीम सक्षम हो गई। वहाँ मौलवी भाई पटेल की टीम को मैंने कह दिया अब आने की ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत होगी तो आप लोगों को हम बुलाएंगे, और हम करने लगे ट्रांसप्लांट। हमारे 3 जूनियर थे, बहुत अच्छा कर रहे थे सब कुछ। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। हाँ, एक नेफ्रोलॉजिस्ट थे साहब जी। पारस में, शुरू से वो असहयोग आंदोलन कर रहे थे। किसके खिलाफ? ट्रांसप्लांट के खिलाफ नहीं होने देंगे। अच्छा। क्योंकि उनका अपना भी धंधा था डायलिसिस का, यहाँ भी डायलिसिस में काफ़ी बड़ा शेयर उनको मिलता था। तो कहते थे ना डायलिसिस से ठीक है, 1-2 सेमिनार भी कराया, नहीं यहाँ ट्रांसप्लांट। अब मान लिया कोई मरीज इंसिस्ट करे ट्रांसप्लांट का तो हम लोगों को नहीं देते थे, उसको लखनऊ से पास किए हुए थे तो उधर ही कहीं भेज देते थे। अब उसमें क्या उनका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट था, क्या था, बाहर भेज देते थे, लेकिन हमारी टीम में नहीं, हमारे मरीजों को देखते भी नहीं थे। बहुत कभी कभी ज़बरदस्ती करते थे तो आते थे, नहीं तो अन्य लोग जो थे, डॉक्टर ऋषि थे, डॉक्टर अभिषेक थे, डॉक्टर बाद में दीपक आए, और लोगों को बुला बुला के, यहाँ तक कि बाहर से एक बार ऐसा पड़ गया कि ऋषि बीमार हो गया तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो उस समय पारस में नहीं थे, वो PMCH में थे, उनकी मदद ली हमने मरीज को देखने के लिए। लेकिन वो भाई साहब असहयोग आंदोलन उनका था कि साहब उनको पैसा कुछ मिलवे नहीं करता है, सब डॉक्टर, हम तो फिक्स्ड सैलरी पर थे, हमको तो कोई मतलब नहीं था। तो था कि इसमें हमको जो भी हो उनका अपना, वो बेचारे असहयोग करते रहे। जब हमने पारस छोड़ दिया, तब छोड़ा भी कैसे, ये भी एक बड़ी कहानी है। अचानक एक षड्यंत्र हुआ, उस व्यक्ति ने हमारे 2 जूनियर सर्जन जो थे उनके साथ षड्यंत्र किया कि पहले डॉक्टर अजय कुमार को बाहर कीजिए, तब आगे का ट्रांसप्लांट आप लोग कीजिए। अब चूंकि सब हम उम्र थे वो लोग, मैं बहुत, तो वो अपना षड्यंत्र किया। जिस दिन वो ये षड्यंत्र कर रहे थे उस समय मेरा एक पोस्ट ग्रेजुएट वहीं बैठा हुआ था। उन लोगों को लगा कि ये ध्यान नहीं देगा, तो उसके सामने ही इन्होंने किया। और एक आई पारस में एक CEO थी, सब जगह इधर उधर उल्टा सीधा, और उसका कान इन लोगों ने भरा कि डॉक्टर अजय कुमार को फालतू आप लोग रखे हुए, अब तो हम लोग सब काम करते हैं, तो डॉक्टर अजय कुमार के बिना भी करेंगे। उसको भी लगा ठीक ही कह रहा है, चलो जो भी हो। उसने एक दिन मुझसे कहा कि सर मिलना चाहते हैं। मैं ऑफिस में गया तो इतना बड़ा लिफाफा लिए हुई थी, बोले कि सर अब आपको हम लोग एजुकेशन और रिसर्च जो हमारे ग्रुप का है, पारस ग्रुप का, उसका हेड बनाते हैं, आप उसमें जाइए। पैसे में भी कोई दिक्कत नहीं थी, हो सकता है ज़्यादा भी दे रही हो, हमने देखा नहीं। तो हमने कहा व्हाट अबाउट द ट्रांसप्लांट, आई केम हेयर फॉर ट्रांसप्लांट। बोले नहीं सर ट्रांसप्लांट तो छोड़ दीजिए, वो बच्चे करेंगे, बाकी लोग करेंगे, आप रिसर्च। बड़ा गुस्सा आया हमको। मुझे यहाँ लाया गया था, मैं आया नहीं, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को चलाने के लिए। यदि मैं ट्रांसप्लांट प्रोग्राम नहीं चलाऊंगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम्हारा रिसर्च और एजुकेशन जो है, तुम कह रही हो, तुमको पता है कि मेडिकल काउंसिल में 14 साल और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में 10 साल में रहा, और पूरे देश का मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च पर
मेरी नज़र रही और उसमें मैं प्रतिभागी रहा। और एक छोटे से कॉरपोरेट ग्रुप का मैं रहूँगा नहीं। उसी समय मैंने वाइट कोट खोला, उस पर देम मारा, हम के रखू अपना वाइट कोट, मैं चला। तो मैंने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया। उसके बाद बड़े खुश हुए भाई लोग अंदर से। और जो षड्यंत्रकारी था वो इतना बड़ा षड्यंत्रकारी डॉक्टर है कि वो हमारे पास नेक्स्ट डे पहुंचा। अच्छा। यहीं बैठा आधा घंटा, सर बहुत बुरा हुआ, कैन आई डू समथिंग फॉर यू। तब तक हमको नहीं पता था कि इसने षड्यंत्र किया है। हमें ना छोड़ो ये सब, हमको वहाँ रहना ही नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो। अब अच्छा हुआ जो हमारा जान छूटा, हम अपना अलग आराम से रहेंगे। और उस ट्रांसप्लांट में वो लगे रहे, भाई साहब। बाद में उनसे नहीं हुआ, तब वो जो हैं डॉक्टर जमशेद एक है, उसको इन लोगों ने जब एम्प्लॉय किया तो उसके पास काफ़ी मरीज थे और उसका दिल साफ था कि भाई जो मरीज को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है ट्रांसप्लांट करावें। तो उसने उसका मरीज देना शुरू किया। इनका ट्रांसप्लांट प्रोग्राम बढ़ने लगा। 3 बरस में इन्होंने 36 ट्रांसप्लांट और किए। जस्ट 36? हाँ, उसमें भी 3 मरीज हमारा ही छोड़ा हुआ था। हाँ, जो करने वाला था। हाँ। ठीक है, बढ़िया हुआ, कम से कम 36 तो किया, और करना चाहिए। सब जगह के 100 ट्रांसप्लांट पारस ने किया और ताज होटल में बड़ा सा प्रोग्राम किया, बत्ती उत्ती जलवाया। हमको किसी ने खबर तक नहीं किया कि हो रहा है। मैंने मीडिया की तरफ से देखा, दुख हुआ। मैंने सोचा वक्त गुलशन पे पड़ा तो हमने अपना खून दिया। चमन में बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। चमन में बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आई फील बैड। ऐसे लोग उस प्रोग्राम में थे जिनको ट्रांसप्लांट शब्द के बाद आगे कुछ आता नहीं है, वो लोग उसमें गेस्ट बने हुए थे। तो मैंने बहुत दुख हुआ और मुझे तो साफ मेरी आदत है, जब मुझे दुख हुआ तो उस व्यक्ति को मैंने फ़ोन किया कि तुमको शर्म आनी चाहिए। आपने फ़ोन किया? हाँ। तो यही इतिहास है। आज के दिन में बिहार में मुझे इतनी खुशी है, पारस में भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, रूबन अस्पताल में ट्रांसप्लांट हो रहा है, अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ट्रांसप्लांट शुरू हो गया है, मेदांता अस्पताल ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है। तो कई अस्पतालों में मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं अकेला यूरोलॉजिस्ट आया था और 150 से ज़्यादा। तो ट्रांसप्लांट में कोई खतरा होता है आगे चल के? तो बहुत हैं जी, उसके बारे में तो बात नहीं करना है, लेकिन वही ट्रांसप्लांट ही एक उपाय रहता है जो कि किया जा रहा है और सक्सेसफुली किया जा रहा है। बढ़िया कई सेंटर्स में अब ट्रांसप्लांट होने लगे पटना में। यहाँ तक कि ये आरोग्यम अस्पताल बगल में है जिसका हर्षवर्धन ही कर रहे हैं, वहाँ 4 ट्रांसप्लांट अभी हो गया। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं मेडिवर्सल हॉस्पिटल का यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट वगैरह वगैरह का मैं एडवाइज़र का मेंटर हूँ। वहाँ हम लोग 3 महीने के अंदर शुरू कर रहे हैं ट्रांसप्लांट। मेरे ही अंडर में वहाँ ट्रांसप्लांट शुरू होगा। हमारी टीम तैयार है, सब कुछ तैयार है, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। मैं फिर नया प्रोग्राम शुरू करूँगा और दिखाऊँगा कि मैं जब चाहूँ अच्छी चीज़ इस बिहार में शुरू, जो चाहेगा उससे करवाऊँगा। जो चाहेगा उससे करवाऊंगा। टाइगर अभी जिंदा है। इस वाक्य पर, इस सेंटेंस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। और आपको हमने सुनाया है कि डॉक्टर साहब ने क्या कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।